नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम भूगोल की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसमें चट्टानों का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। पहले हमने जो भारत की संरचना थी वो किन किन चट्टानों से मिलकर भारत बना हुआ है, तो जो भारत का धरातल है वो किन किन चट्टानों का बना हुआ उसको पहले हमने आपको प्रोवाइड कराया। अब हम उसका सेकंड पार्ट हम आपके लेके आए हैं, जो चट्टानों का आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है, ठीक है, रूपांतरित शैल है, इनके बारे में प्रश्न बनता है, तो उनको हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो हम सबसे पहले उन चट्टानों के बारे में समझते हैं कि चट्टानें क्या हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें कि शैल या चट्टान, इंग्लिश में से रॉक, तो शैल या चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, पहली बार शैल या चट्टान किसे कहते हैं, तो आप ये जानते हो कि चट्टान हो या शैल वो खनिजों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? खनिजों से। और अगर हम बात करें खनिजों की, तो खनिज कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा खनिज मतलब पाए जा चुके हैं। उनमें 24 ऐसे खनिज हैं जिनको चट्टान जनिक खनिज कहा जाता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 खनिज ही मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे आपने फेल्सपार वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो फेल्सपार वगैरह ऐसे क्वार्टज, फेल्सपार, ये सब 6 ऐसे खनिज हैं जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो 24 खनिजों को क्या किसकी संज्ञा दी गई है? चट्टानों के जनक कहा गया है। अब जो शैल है, जो चट्टान है, वो आप जानते हो खनिजों से मिलकर बनी है। तो जो शैल और चट्टान है उनमें मुख्य जो घटक है वो मुख्य घटक सिलिका या एल्यूमिनियम है। जो चट्टानों का मुख्य घटक है वो उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। अगर हम चट्टानों की विज्ञान की बात करें, तो शैलों का जो विज्ञान है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। शैलों का विज्ञान क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो अब जो निर्माण है इनके, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर चट्टान बनती हैं, और जो चट्टानों में मुख्य घटक हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम है। अब जो चट्टानों के जो घटक हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से घटक हैं? तो सिलिकेट, ठीक है, ऑक्साइड और कार्बोनेट। तो सिलिकेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये 3 मुख्य घटक है। ये हमारा घटते क्रम में है। अगर चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन सा घटक पाया जाता है या कौन से घटक से चट्टानें बनती हैं, तो वो सिलिकेट से बनती हैं। सिलिकेट, उसके बाद ऑक्साइड, फिर कार्बोनेट। तो सिलिकेट में मुख्य रूप से फेल्सपार और अभ्रक पाए जाते हैं। ऑक्साइड में मुख्य रूप से क्वार्टज, हेमेटाइट है। कार्बोनेट में मुख्य रूप से डोलोमाइट है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? तो प्रश्न के बारे में समझते हैं, प्रश्न कैसे पूछेगा। तो आपको ये 3 दे दिया जाएगा, इनको क्रम से बताइए, आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में बताओ, इनकी मात्रा के अनुसार बताइए कि चट्टानों के निर्माण में किसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो चट्टानों के निर्माण में सबसे ज्यादा सिलिकेट का उपयोग होता है। ठीक, तो ये मतलब निर्माण है कि चट्टानों का निर्माण क्या होता है और चट्टानों के निर्माण में किन किन का प्रयोग होता है। अब इनकी प्रकृति, नेचर इनका कैसा होता है, तो इनकी प्रकृति कठोर और मुलायम दोनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दोनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर या मुलायम। जैसे कठोर है तो आपने ग्रेनाइट को देखा होगा, तो ग्रेनाइट कैसी है? कठोर चट्टान है। और उसी में सैलखड़ी धातु, जो सैलखड़ी चट्टान है, वो सैलखड़ी मुलायम होती है। और सैलखड़ी का प्रयोग आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सैलखड़ी धातुओं, सैलखड़ी चट्टानों से, यानी उनके अंश से मूर्तियां और भी कई प्रकार के औजार वगैरह बनाए गए हैं। तो सैलखड़ी धातु, तो ये इनकी प्रकृति है। अब जो चट्टानों का निर्माण है, चट्टानों का जो विभाजन है, आप जानते हो चट्टानों का विभाजन 3 प्रकार से होता है। हम इसके आगे आपको वर्गीकरण इसका समझाएंगे। उसमें आपको पहले समझाते हैं कि चट्टानों का जो निर्माण है, उनका जो चक्र है वो कैसे चलता है। तो चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी लावा, इसलिए इनको ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। तो ज्वालामुखी लावा और मैग्मा, तो जो ज्वालामुखी लावा और मैग्मा है, उस मैग्मा के तरल रूप से जब वो बाहर आकर फैलता है, तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर भी फैलता है और पृथ्वी के बाहर भी जम जाता है। तो उस ज्वालामुखी के फटने से और उस मैग्मा के धीरे धीरे जमने से आग्नेय शैल बनती हैं। आग्नेय शैल का जब अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, उनमें टूट फूट होती है, तो आग्नेय शैल
अवसाद में बदल जाती हैं, और वो अवसाद सेल तलछट कहते हैं जिसे, तो अवसाद सेल तलछटी चट्टान वो अवसादी सेल होती हैं। और इन्हीं अवसादी सेल कई हजार साल बाद ये या कई सालों बाद ये रूपांतरित हो जाती हैं, यानी एक नया रूप ले लेती हैं अपनी चट्टानों के स्वरूप को छोड़कर, जो नया रूप ले लेती हैं उन्हें रूपांतरित सेल कहते हैं। तो रूपांतरित सेलों का निर्माण अवसादी सेल से भी होता है और आग्नेय सेल से भी इनका रूपांतरण होता है। फिर यही रूपांतरित सेल, यही आग्नेय सेल, ये सब ज्वालामुखी के में भी के रूप में भी फट जाते हैं। कैसे कि जब ताप दाब जब बढ़ जाता है पृथ्वी का, पृथ्वी के केंद्र पे, तो ये लिक्विड हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, और यही लिक्विड बाद में धरती से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से एक ये चक्र बनता है और इस चक्र को कहते हैं सेल चक्र। अब इस चक्र में जो मैग्मा है, वो मैग्मा का जो जमाव है, वो जमाव से कई शब्द बनते हैं, उसी जमाव को लेकर कई शब्द बनते हैं। तो उन शब्दों के बारे में बात करते हैं कि ये शब्द क्या है। तो आप सबसे पहले बैथोलिथ पढ़िए कि बैथोलिथ क्या है। तो ये बैथोलिथ है कि जब मैग्मा पृथ्वी की अत्यधिक गहराई में जब ठंडा हो जाता है, जमा हो जाता है और एक पठार के नुमा आकृति ले लेता है, तो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई पर जब मैग्मा जमा होता है तो इसे बैथोलिथ कहते हैं। और जब यही मैग्मा आगे जाकर पृथ्वी पर एक तस्तरी नुमा रूप से जमा हो जाता है, जब तस्तरी के नुमा जमा हो जाता है तो वो आकृति लोपोलिथ कहलाती है। और जब ये मैग्मा आपका लेंस के आकार का, उत्तल लेंस आपने पढ़ा हुआ, उत्तल लेंस पढ़ा हुआ, तो ये लेंस के आकार के रूप में जब जमा होता है तो वो फैकोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फैकोलिथ कहलाता है। ये सिल क्या है? ये भी मैग्मा का ही जमाव है। और जब मैग्मा धरातल के समांतर जमता है, मैग्मा जब धरातल के समांतर जमता है तो वो सिल कहलाता है। ये अब इधर देखते हैं कि जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ये ज्वालामुखी आप यहाँ पे लिख लो कि जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो ये जो ज्वालामुखी जब फटता है तो ये लावा प्रभाव होता है, ये जैसे हमने आपको समझाया है। तो ये ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के फटने के बाद जब लावा प्रभाव होता है और यही लावा जब दरारों में लंबवत जमता है, जब धरातल की दरारों में लंबवत ये जमता है तो ये आकृति कहलाती है डाइक। तो मैग्मा के धरातल में लंबवत जमने की आकृति डाइक कहलाती है। लेकोलिथ क्या है कि लेकोलिथ ये है कि जो ये मैग्मा का जमाव है, और ये मैग्मा का जमाव जब एक गुंबदाकार हो जाता है, गुंबद के आकार का मैग्मा का जमाव हो जाता है, तो वो हमारा लेकोलिथ है। ये जो हमने आपको बताए हैं, ये आपको नोट करना चाहो तो आप यहीं पे इसके साथ लिख लेना कि लोपोलिथ क्या है, कि मैग्मा का तस्तरी रूप में जमाव। ये जितनी भी आकृति हैं, जितने भी नाम हैं, वो सब मैग्मा के जमाव और उसकी आकृति को लेकर है। तो आप इस तरीके से इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि बैथोलिथ क्या है, लोपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, लेकोलिथ क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो आप इनको लिख भी सकते हो, हमने आपको ये समझा दिया। अब हम इनके विस्तार की बात करते हैं कि चट्टानों का विस्तार। तो पृथ्वी का जो धरातल है, आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो आप ये देखो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग 95% आग्नेय सेलों से बना है। तो पृथ्वी के निर्माण में 95% किनका प्रयोग हुआ है? आंतरिक भाग में आग्नेय सेल से बना है। 5% अवसादी सेलों से बना है, यानी 95% पृथ्वी आग्नेय सेल से और 5% अवसादी सेल से। ये क्रस्ट को लेकर प्रश्न पूछा जाता है यहां से कि प्रश्न कैसे बनता है, ये आप समझो इसको कि ये जो क्रस्ट है वो पूछेगा कि क्रस्ट में अवसादी सेलों का योगदान कितने % है। तो क्रस्ट में अवसादी सेलों का योगदान ओनली 5% है, और जबकि धरातल पर अवसादी सेल 75% पाई जाती है। यानी जो धरातल बना हुआ है वो 75% अवसादी सेलों से बना हुआ है, और क्रस्ट में इनका योगदान कितना है? मात्र 5% योगदान है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, आंतरिक भाग का जो निर्माण है वो 95% आग्नेय सेल है और 5% अवसादी सेल है।
तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम बात करते हैं आगे, आग्नेय जो सेल है उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कि सेल कितने भागों में बांटी जाती हैं और किसको क्या कहते हैं, उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में। तो आप ये तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे हम लोग चट्टानों का वर्गीकरण। तो चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। जैसा कि हमने पहले एक सेल चक्र का डायग्राम बनाकर आपको समझाया था। अब उसी में आगे हम आपको इसकी थ्योरी जो समझा रहे हैं कि चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रकार के से होगा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित या कायांतरित। तो आग्नेय सेल जो है वो प्रकृति कैसी होती है, तो ये अत्यधिक कठोर होती है। ये यहाँ पे आप इसको, ये कठोर होती है, ये अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है? सर्वाधिक कठोर, सर्वाधिक कठोर होती है आग्नेय सेल। और अवसादी सेल जो है वो मुलायम होती है। रूपांतरित सेल कठोर होती है, इसकी अपेक्षा कम कठोर होती है। तो आग्नेय सेल जो है, इसी आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल बनता है और अवसादी सेल से भी रूपांतरित सेल बनता है। तो यानी जो सेल हैं अपने आप में उनकी आकृति चेंज हो जाए कई सालों में, तो वो रूपांतरित सेल बनती है। तो ये रूपांतरित सेल इन्हीं दोनों से बनती हैं और फिर इन रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, तो जो आग्नेय सेल है वो हमने एक ड्रॉ करके चित्र समझाने का प्रयास किया आपको कि आग्नेय सेल ये कठोर होती हैं। ठीक, अवसादी सेल परत होती हैं, अवसादी सेलों में परत होगी। अभी इसके बारे में बाद में आपको चर्चा करेंगे कितने प्रकार से होती है। तो ये जो होते हैं सररंध्र होते हैं, सररंध्र होते हैं। तो सररंध्र होने के कारण ये मुलायम हो जाती है क्योंकि इनमें जीवाश्म रहने लगते हैं। जीवाश्म मतलब जो जीवाश्म पाए जाते हैं इनमें, जीव रहने लगते हैं, तो उनका बाद में जीवाश्म से ये बनी होती है। तो जीवाश्मों का इसमें मौजूदगी होती है, जीवाश्मों की। रूपांतरित इन्हीं का मतलब चेंजिंग होती है इन्हीं सेलों की। अब हम आपको यहाँ सबसे पहले पढ़ाएंगे आग्नेय सेल। क्या पढ़ाएंगे? आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टानों की अगर हम विशेषताओं की बात करें, प्रश्न पेपर में कैसे पूछा जाता है, आपको ये 4 विशेषताएं दे दी जाएंगी और पूछेगा इनमें से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों की नहीं है, या इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं आग्नेय चट्टान के लिए हैं। कौन कौन सी विशेषताएं आग्नेय चट्टान के लिए हैं और कौन कौन सी विशेषताएं आग्नेय चट्टान के लिए नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए कि नहीं विशेषताएं क्या होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता होती है रवेदार होती हैं। रवेदार जब मैग्मा जमा हो जाता है, मैग्मा लावा जब जमा हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रकार के रवे पड़ जाते हैं। तो जो रवे पड़ जाते हैं उनको ये रवेदार चट्टानें होती हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, इसलिए इसमें जीवाश्मों का कोई मौजूदगी नहीं होती है। परतों का अभाव होता है, परत नहीं पाई जाती। तो ये इसमें विशेषता है। अब इसी आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करते हैं कि ये इनकी विशेषता होने के बाद कि आग्नेय चट्टानों को अगर इंग्लिश पढ़ा जाए आग्नेय चट्टानों की, ये इग्निशियस रॉक है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस जो रॉक है, इसका इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्नस से लिया है। लैटिन भाषा के इग्नस से बना है इग्नियस। और जो लैटिन भाषा का इग्नस है इसका अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अर्थ अग्नि। और अग्नि को आप जानते हो कि ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो उसमें आग होती है, अग्नि होती है, तभी वो लिक्विड बन पाता है। तो उसी से इसका नाम आग्नेय, अग्नि वाली चट्टान, अग्नि से उत्पन्न चट्टान है आग्नेय, तो इसका नाम आग्नेय पड़ा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। प्राथमिक चट्टानें इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले चट्टानें यही बनी थी।
तो सबसे पहले ये चट्टानें बनने के कारण इनको प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक चट्टान निम्न में से कौन सी है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। तो आग्नेय है वो प्राथमिक चट्टान है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ये पाया गया, मतलब बनी थी आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? तो आग्नेय चट्टान दो प्रकार से इनको पढ़ा जाता है, एक अंतर्जात चट्टान और एक बाह्य चट्टान। अंतर्जात और बाह्य में कोई खास मतलब परिभाषा वैसी नहीं है, बस मैग्मा के जमाव को लेकर है कि मैग्मा अगर पृथ्वी के अंदर जम जाता है तो अंतर्जात चट्टान बन जाएगी, और मैग्मा जब धरातल पर जम जाएगा तो बाह्य चट्टान बन जाएगी। तो मैग्मा जब बाहर जमता है धरातल पे तो बाह्य चट्टान बनेगी, और पृथ्वी के अंदर जमेगा तो वो अंतर्जात चट्टान बनेगी। अब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा जमता है वो दो प्रकार से, एक तो बहुत ज्यादा नीचे गहराई पर, और एक मैग्मा का जो पाइप होता है उन पाइपों में जम जाता है। तो मैग्मा का जो पाइप जम जाता है मैग्मा के पाइप में, वो तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहलाती है। और जो अत्यधिक गहराई में पृथ्वी के केंद्र पर, वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से धीरे धीरे मैग्मा जमता है, तो धीरे धीरे जमता है, उसे कहते हैं पाताली आग्नेय चट्टान। तो ये पाताली आग्नेय चट्टान समझ में आ गया क्या है? और ये पाताली आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? एक तो मेरे प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है, या इनमें से कौन सी आग्नेय है? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान में भी प्रकार पूछ ले तो वो अंतर्जात चट्टान है, और अंतर्जात का भी प्रकार पूछे तो वो पाताली आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो अंतर्जात या अंतर्भेदी चट्टान है। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अंतर्भेदी चट्टान है। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। इस मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, बैथोलिथ जो हमने समझाया था, लेकोलिथ और डाइक। ये मध्यवर्ती चट्टान के उदाहरण है। वैसे आपको बस इतना ध्यान रख लेना है, इन उदाहरणों को जरूर ध्यान रखें, ये सब आग्नेय के ही उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होगी? ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट, बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक, ये सब आग्नेय चट्टान है। ठीक, अब बाह्य चट्टान की हमने भी बताया कि जब मैग्मा धरातल पर जम जाए तो वो बाह्य चट्टान है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट जब नष्ट होता है, यानी उसका जब क्षरण होता है, अपरदन होता है, तो उसी से काली मिट्टी बनती है, जिसे रेगुर कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य चट्टान से। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण किस किस में होता है। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण किस किस्म में होता है? तो देखो, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। इस ग्रेनाइट का नीस में होता है। ग्रेनाइट से जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? नीस कहते हैं। बेसाल्ट का सिस्ट में होता है, सिस्ट में, और दूसरा होता है एम्फीबोलाइट। तो दो प्रकार की चट्टानें इस बेसाल्ट से बनती हैं, सिस्ट और एम्फीबोलाइट। ठीक, तो ये आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप जानते हो कि इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि किसका किसमें रूपांतरण होता है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और दूसरा कि आग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टान के ग्रेनाइट है, मैग्नेटाइट है, बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक और बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। इनको हमने एक एक करके बता दिया। अब आग्नेय चट्टान में जो सिलिका है, जो सिलिकेट जो सबसे ज्यादा चट्टानों में पाया जाता है, तो सिलिका की मात्रा पर उनकी प्रकृति बदलती है। तो सिलिका की मात्रा पर प्रकृति कैसे बदलती है? अगर सिलिका की मात्रा कम हो तो उस आग्नेय चट्टान का रंग गहरा हो जाएगा और जो नेचर प्रकृति है वो क्षारीय हो जाएगी। तो सिलिका की मात्रा कम होने पर रंग गहरा और प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, और सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा है तो रंग हल्का और जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोगों को बताओ, ये समझ में आया इतना कि नहीं आया? अब इसमें एक पॉइंट कि पृथ्वी की धरातल पर जितने परसेंट आग्नेय चट्टानें हैं उन धरातल पर 1% टाइटेनियम पाया जाता है। यानी आग्नेय चट्टानों में 1% टाइटेनियम पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों में कितने परसेंट पाया जाता है? 1% टाइटेनियम। अब हम बात करेंगे अवसादी सेल और रूपांतरित की। तो आप पहले इतना नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखते हैं आगे अवसादी सेल के बारे में। अवसादी सेल को हम परतदार चट्टानें कहते हैं और तलछटी चट्टानें कहते हैं। तो जो परतदार चट्टान है इसका मतलब इसमें परतें पाई जानी। तलछटी चट्टानों का मतलब क्या है कि ये काटी फटी टूटी फूटी चट्टान है। तो तलछटी चट्टानें, टूटी फूटी चट्टानें, ये सब अवसादी सेल है। अवसादी सेल की अगर स्पेलिंग देखी जाए तो इंग्लिश होती है सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री है तो यहीं से लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटस, इसी से सेडिमेंट्री बना हुआ है। तो सेडिमेंटस से सेडिमेंट्री बनाया और सेडिमेंटस का अर्थ व्यवस्थित होना है। सेडिमेंटस का अर्थ क्या है? व्यवस्थित होना। तो ये अवसादी सेलों का निर्माण आग्नेय सेलों के टूटने फूटने से होता है। ये अवसादी सेल 3 प्रकार से अवसादी सेल पाई जाती हैं। एक यांत्रिक रूप से निर्मित, एक कार्बनिक अवसाद जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, जिसमें कार्बन कम हो, और एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया से निर्मित। ये 3 प्रकार के 3 रूप में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जिनमें कार्बन नहीं है उन्हें अकार्बनिक अवसादी, जिनमें कार्बन है उन्हें कार्बनिक अवसादी, और जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से बनी है उन्हें रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यांत्रिक रूप से यानी जो मैकेनिकल फॉर्म में जो जिससे बनी है वो अवसादी सेल कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। बलुआ पत्थर आपने देखा होगा जो चक्की के पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो आगरा की इमारत जो खासतौर पर मुगल काल में बनाई गई लाल रंग के पत्थर से। आपने देखा होगा जो गाटर पत्थर का मकान होता है उसमें जो पत्थर लगे होते हैं, वो पत्थर जो लगे होते हैं वो पत्थर भी वो कौन सा होता है? बलुआ पत्थर होता है। आप अगर उसको रखोगे तो रखते ही वो कभी कभी रखते ही टूट जाता है, थोड़ी से दाव लगने से टूट जाता है। तो ये मुलायम होते हैं, ठीक है, मुलायम होते हैं। तो यही अवसादी सेल से होते हैं। तो जितने बलुआ पत्थर हैं वो बलुआ पत्थर अवसादी सेल से बने होते हैं। चूना पत्थर या किले कहते हैं चीनी मिट्टी, मतलब चिकनी मिट्टी। तो किले चिकनी मिट्टी है। इस चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर ये भी अवसादी सेल का उदाहरण है। चूना पत्थर, जिस जगह ज्यादातर चूना पत्थर पाया जाएगा उसके नीचे भूमिगत जल सर्वाधिक पाया जाता है। तो किन चट्टानों के नीचे भूमिगत जल ज्यादा होता है? तो वो चूना पत्थर के नीचे भूमिगत जल सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कार्बनिक अवसादी। तो कार्बन, जिनमें कार्बन ज्यादा होता है, खड़िया। आपने खड़िया को देखा हो तो उसके ऊपर परत होती है, तो परतदार होती है खड़िया, क्योंकि वो अवसादी सेल है। तो खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला से प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कोयला किन चट्टानों से निकलता है। तो कोयला किन प्रकार की चट्टानों से निकलता है? तो कोयला निकलता है अवसादी सेल परतदार चट्टानों से निकलता है। तो ये कोयला कहाँ से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोयला किन चट्टानों से निकलता है? तो वो निकलता है अवसादी सेलों से। अब आता है ऑयल सेल। ये जो ऑयल सेल है इसका मतलब है खनिज तेल। तो ये प्रश्न पूछा, पेट्रोल किन चट्टानों से निकलता है, ठीक है, डीजल किन चट्टानों से निकलता है। तो जो ऑयल सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल निकलता है। तो पेट्रोल डीजल किन चट्टानों से निकलता है? वो निकलता है अवसादी सेलों से, ठीक। अब रासायनिक क्रिया से निर्मित देखो, सेंधा नमक, तो आप सभी जानते होंगे कि सेंधा नमक और जिप्सम। तो सेंधा नमक और जिप्सम ये भी हमारा अवसादी सेल का उदाहरण है। तो अवसादी सेल का उदाहरण क्या क्या हुआ? बलुआ पत्थर अवसादी सेल, चूना पत्थर अवसादी सेल, चिकनी मिट्टी अवसादी सेल, खड़िया चौक अवसादी सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, ऑयल सेल, सेंधा नमक और जिप्सम, ये सभी अवसादी सेल के उदाहरण हैं। तो ये अवसादी सेल के उदाहरण है। लेकिन अवसादी सेल में भी कौन से प्रकार की अवसादी सेल है वो हमने अलग अलग लिख दिया आपको। अब आपको ध्यान ये रखना कि प्रश्न बेसिक पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन अवसादी सेल नहीं है या कौन कौन अवसादी सेल है। तो कौन कौन अवसादी सेल के उदाहरण है? ये सभी अवसादी सेल के उदाहरण है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आप इसको नोट कर लेना। अब हम विशेषताओं की बात करें तो अवसादी सेल की क्या विशेषता होती है? तो अब तक तो ये आप सीख ही गए होंगे कि अवसादी सेल में परतें पाई जाती हैं। अवसादी सेल में सररंध्र पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होल पाए जाते हैं। जीवाश्म पाया जाता है और जीवाश्म पाए जाने की वजह से ही
जीवाश्म पाए जाने की वजह से ही खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल निकलता है और कोयला बनता है। तो जीवाश्म पाए जाने की वजह से ही कोयला बनता है और उसी की वजह से पेट्रोल और डीजल निकलता है, क्योंकि जीवाश्मों से ही इनका निर्माण होता है। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम देखते हैं कि अवसादी सेलों का रूपांतरण किस किस में होता है। तो अवसादी सेल में पहले नंबर एक सेल, अवसादी सेल का चट्टान। तो जो सेल है उस सेल बदल जाता है सेल स्लेट में। तो प्रश्न बन गया कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, क्योंकि सेल जो अवसादी सेल है उसका रूपांतरण हुआ है स्लेट में। चूना पत्थर, तो जो आपने देखा कि मार्बल जो बनता है, मार्बल जो आपने देखा होगा, तो मार्बल संगमरमर चूना पत्थर से भी बनता है और चौक और डोलोमाइट इनसे भी संगमरमर बनता है। तो चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, चौक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। इसके बाद बलुआ पत्थर, जो लाल रंग का पत्थर होता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। क्वार्टजाइट कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्वार्टजाइट किस प्रकार की सेल है। तो क्वार्टजाइट रूपांतरित सेल है या कायांतरित सेल है। और क्वार्टजाइट का रूपांतरण किसका होता है, तो वो अवसादी सेल का बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार से एक सेल और होती है अवसादी सेल, कांगलोमरेट। तो कांगलोमरेट चट्टान का भी क्वार्टजाइट में क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो ये बताओ, ये रूपांतरण इसमें समझ में आएगा। तो इनमें से अगर कोई प्रश्न आ गया कि स्लेट और संगमरमर, ज़्यादातर संगमरमर और क्वार्टजाइट यही पेपर में पूछे जाते हैं कि ये किन प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान है और स्लेट भी कैसी है, रूपांतरित चट्टान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर लास्ट रूपांतरित चट्टान आपको पढ़ाते हैं। अब देखते हैं रूपांतरित और कायांतरित सेल, लास्ट इसका टॉपिक है रूपांतरित या कायांतरित सेल। तो रूपांतरित या कायांतरित क्या होती है, तो पहले इसका इंग्लिश वर्ड समझते हैं, मेटामॉर्फोज। तो मेटामॉर्फोज से रूपांतरित या कायांतरित सेल बनती है। मतलब इसका मतलब क्या, मेटामॉर्फोज, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, अर्थात आग्नेय और अवसादी सेलों का जब रूप चेंज होता है तो उसे कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित सेल। तो रूपांतरित सेल अवसादी और आग्नेय से दोनों से बनती है, हम पहले आपको समझा चुके। तो पहले समझते हैं इसका निर्माण, कि इसका निर्माण क्या है, मतलब निर्माण कैसे होता है, निर्माण किन कारणों से होता है। तो आप देखो, ये एक ऐसी सेल है रूपांतरित और या कायांतरित, एक ऐसी सेल है जिसमें ताप, दाब और आयतन, तो ताप, दाब, आयतन का प्रभाव पड़ता है। जब ताप, दाब, आयतन के प्रभाव की वजह से आग्नेय और अवसादी सेलें जब टूटती हैं, इनका रूप चेंज होता है, तो वो सेलें रूपांतरित या कायांतरित कहलाती हैं। तो आप समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कि किस सेल पर ताप, दाब, आयतन तीनों का ही प्रभाव होता है, या जिस ताप, दाब, आयतन के प्रभाव से बनती है, तो वो रूपांतरित सेल है। अब इनके जो उदाहरण है हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं आग्नेय और अवसादी में, कि आग्नेय रूपांतरित होंगी, वो भी रूपांतरित कहलाएंगी सेलें। अवसादी सेलों का जो मतलब होगा चेंजिंग, वो भी रूपांतरित कहलाएंगी। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो हम आप पहले पढ़ चुके हैं। स्लेट रूपांतरित सेल है और स्लेट का रूपांतरण फाइलाइट में होता है, यानी जो सेलें हैं रूपांतरित, उनका भी फॉर्मेट बदल जाता है, उनको वो भी आपस में मतलब चेंज हो जाती है, उनका रूप भी बदल जाता है। जैसे स्लेट रूपांतरित होकर क्या बन जाती है, फाइलाइट, और फाइलाइट पुनः रूपांतरित होकर सिस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, सिस्ट। तो स्लेट से रूपांतरण फाइलाइट और फाइलाइट से सिस्ट। संगमरमर इसका दूसरा उदाहरण है। अभी आपको हमने बताया था चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, इनसे क्या बना, संगमरमर बनता है। क्वार्टजाइट, गैब्रो, ये जो गैब्रो है ये रूपांतरित सेल है, और जो गैब्रो रूपांतरित सेल है ये इससे यानी गैब्रो से सरपेंटाइन,
यानी गैब्रो का रूपांतरण किस में हो जाता है, सरपेंटाइन सेल में हो जाता है, यानी सरपेंटाइन बन जाती है। इसके बाद नीस जो आप पढ़ चुके हो, सिस्ट, तो ये सभी रूपांतरित सेल के उदाहरण हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन रूपांतरित सेल का या कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो आप बता सकते हो स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, गैब्रो, नीस, सिस्ट, ये रूपांतरित सेल का उदाहरण है। और रूपांतरित सेल खुद दूसरी सेलों में भी बदल जाती हैं, जैसे आपको पहला हमने समझाया कि स्लेट बदल जाती है फाइलाइट में, फाइलाइट बदल जाती है सिस्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में, तो ये खुद भी बदल जाती है। तो इस टॉपिक के साथ हमने आपको चट्टानों का टोटल पार्ट 2 भागों में हमने आपको समझा दिया कि चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, ये हमने आपको समझा दिया। अब हम अगला जो टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे वो है भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश हिमालय। तो जो भारत के भौतिक प्रदेश हिमालय से हम शुरू करेंगे। पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, नागपुर पठार है, बघेलखंड का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। ये जो पठारों के बारे में चर्चा करेंगे, पर्वतों के बारे में बात करेंगे, वो हम इसी अगले टॉपिक में बात करेंगे, पर्वत पहाड़ियाँ। तो उनमें हम सबसे पहले उनको हम 2-3 वीडियो में आपको लेके आएंगे, पर्वत अलग, पठार अलग, ठीक है, और मैदान अलग आपके लिए समझाएंगे। तो उससे पहले हम हिमालय को समझाएंगे। तो सबसे पहले हिमालय, तो ये अगला टॉपिक हमारा होगा भूगोल का। और जल्दी हम आपके लिए नई सीरीज शुरू करने वाले हैं पॉलिटी और हिस्ट्री। तो पॉलिटी और हिस्ट्री की भी हम आपके लिए वीडियो डाला करेंगे, तो वो हम जल्दी उसकी भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब नमस्कार।